आप आजकल देख रहे होंगे कि संघ और आरएसएस के इस दौर में टीपू सुल्तान जैसे नामी गिरामी शख्सियत की तौहीन की जाती है। टीपू सुल्तान को ऐसे पुकारा जाता है और इतिहास के मुसलमानों को और योद्धाओं को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है जैसे वो देश के गद्दार हों। लेकिन असल में गद्दार वो हैं जो टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत को गाली देते हैं। आज इस नफरत भरे दौर में आपको ये जानना ज़रूरी है कि टीपू सुल्तान कौन सी शख्सियत थी। आखिर अंग्रेज़ और अंग्रेज़ों के गुलाम जो आज चौड़े होकर घूम रहे हैं और भारत की सत्ता में मौजूद हैं और अंग्रेज़ों की रणनीति पर काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इतनी बुरी तरह से अंग्रेज़ों की तरह टीपू सुल्तान से चिढ़ते और जलते हैं। टीपू सुल्तान कौन है? लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में बताने से पहले इनके वालिद नवाब हैदर अली के बारे में जानना ज़रूरी है। नवाब हैदर अली के बारे में एक बात आपको सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट नवाब अली पर नहीं, ये है टीपू सुल्तान पर। लेकिन नवाब हैदर अली 1759 में मैसूर के नवाब घोषित हुए। दोस्तों, पहले ये रूलर थे, पहले ये राजा थे मैसूर के, जिन्हें नवाब का टाइटल दिया गया। इन्हीं के बेटे टीपू सुल्तान थे। और नवाब हैदर अली के बारे में आपको यह बताता चलूं कि नवाब हैदर अली की अंग्रेजों से बिल्कुल नहीं बनती थी। 36 का आंकड़ा रहता था। नवाब हैदर अली मैसूर के बादशाह तो थे, लेकिन अंग्रेजों से 36 का आंकड़ा रहता था। नवाब हैदर अली का फ्रांस और दूसरे देशों से गहरा और बहुत क्लोज रिश्ता था, दोस्ती बहुत अच्छी थी। नवाब हैदर अली पढ़े लिखे इंसान थे। उस वक्त आपको पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई मुल्क भारत से जुड़े हुए थे, भारत का अखंड हिस्सा थे। ऐसे में नवाब हैदर अली फ्रांस के काफ़ी करीब थे और फ्रांसीसी उनके दोस्त हुआ करते थे। इसी वजह से जब नवाब हैदर अली का बेटा पैदा हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो आपको मालूम है कि उसको तलवारबाजी, लड़ाई और युद्ध की कला फ्रांस के द्वारा, फ्रांस के कमांडोज के द्वारा दिया गया था। जी हाँ, वही था टीपू सुल्तान जो फ्रांस के कमांडर से ट्रेंड हुए थे। टीपू सुल्तान के बारे में यह बताया जाता है कि टीपू सुल्तान काले रंग के थे, ना वो लंबे थे ना वो बहुत छोटे थे, जिन्हें आप गिट्टा कहते हैं अपनी ज़बान में, कम हाइट वाला, वैसे और कम हाइट के इंसान थे। पतले दुबले, पतली कमर और पतली मूंछों वाले इंसान थे। दाढ़ी वो रखते नहीं थे और बहुत जोशीले और फुर्तीले इंसान थे। नवाब हैदर अली का ये बेटा 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ जब उनके बाप, उनके वालिद नवाब हैदर अली लड़ रहे थे, तो 18 साल की उम्र में उस युद्ध में टीपू सुल्तान ने पहली जंग लड़ी और जीती। नवाब अली के बारे में, टीपू सुल्तान के वालिद के बारे में एक बात आपको ऐतिहासिक बताऊंगा, जिसका अंग्रेज़ों ने अपनी किताबों में कई बार जिक्र किया है और एक नहीं दर्जनों किताबें हैं। दोस्तों, नवाब हैदर अली पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने का सोचा था। उन्होंने ही दिमाग लगाया था कि किस तरह से अंग्रेज़ों को कई जगह पर लड़वा और भिड़वा कर एक एक करके इनको अलग अलग इलाकों से पीछे घसीटना चाहिए। नवाब हैदर अली ही भारत का वो पहला मुसलमान था जो अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए सोच रहा था और उसने वो करके भी दिखाया। उन्होंने ही सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ छेड़ी। उन्होंने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ जगह जगह प्रोग्राम करना शुरू किया, बयानात देना शुरू किए और पैगाम देना शुरू किया। मेरे दोस्तों, नवाब हैदर अली का ये बेटा 18 साल की उम्र में अपने बाप के साथ जंग लड़ने के लिए उतर आया था। नाम है इसका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 देवनहल्ली में हुआ था। टीपू का पूरा असली नाम सुल्तान फतेह अली खान शाहाब था। इनके पिताजी का नाम पूरा हैदर अली था और इनकी माँ का नाम फकरुन्निसा था। हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते टीपू सुल्तान ने अपने पिता के बाद 1761 में मैसूर के राजा का सिंहासन संभाला था। वो भारत में मैसूर के स्वतंत्र राज के शासक थे।
टीपू सुल्तान बचपन में बहुत ही बुद्धिशाली और तेज दिमाग के थे। दोस्तों, ज्यादातर सभी कलाएं उनके अंदर बचपन में ही दिखने लगी थीं। उन्होंने कई लड़ाइयों में अपने बाप यानी वालिद की सहायता की थी, मदद की थी। टीपू सुल्तान को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। टीपू सुल्तान को किताबों से अधिक लगाव था और उनके लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताब थी। जब टीपू सुल्तान की उम्र 32 साल की थी तब उनके पिता हैदर अली की मौत हो गई थी। राज सिंहासन पर बैठने के बाद टीपू सुल्तान ने जनता की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। अपने राज्य के विकास के लिए टीपू सुल्तान पूरे भारत में मशहूर हो चुके थे। टीपू सुल्तान जब राजगद्दी पर बैठे तो अंग्रेजों के खिलाफ इतना ज्यादा उनके अंदर गुस्सा था और भारत को आजाद कराने की इतनी दीवानगी थी कि मैसूर के सुल्तान बनने के बाद अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया और तुर्की और फ्रांस जैसे देशों को अपना पैगाम भेजकर अंग्रेजों के खिलाफ उनका समर्थन हासिल किया। तुर्की और फ्रांस के लोग और वहां का बादशाह टीपू सुल्तान की साइड हो गए थे। 18 साल की कम उम्र में टीपू सुल्तान ने जब जंग में अपने बाप का साथ दिया तो उनकी बहादुरी को देख के उनके बाप यानी उनके वालिद हैदर अली ने ही अपने बेटे टीपू सुल्तान को शेर मैसूर का नाम टाइटल दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टीपू सुल्तान एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल एज अ हथियार किया। अब आप कहेंगे रॉकेट एज अ हथियार, तो ही भाई हथियार ही तो होता है। बताता हूं, टीपू सुल्तान के पास दिमाग तो था ही, काफी इंटेलिजेंट और तेज दिमागी ये इंसान थे। जब तोप का इस्तेमाल करके टीपू सुल्तान की सल्तनत और उनके किले पर अंग्रेज हमला करने लगे तब टीपू सुल्तान ने अपने बाप यानी हैदर अली की एक छोटी सी रॉकेट जिसका साइज 3 से 4 फीट ही होता है दोस्तों, और वो रॉकेट नवाब हैदर अली साइन के लिए, अलार्म के लिए इस्तेमाल करते थे। वो कभी हमले के लिए नहीं होता था, ना कभी किसी ने ऐसा सोचा था। अब आप कहेंगे कि नवाब हैदर अली ने वो मिसाइल बनाई थी। नहीं, वो रॉकेट नवाब हैदर अली ने नहीं, असल में वो टेक्निक नवाब हैदर अली को उनके बाप यानी टीपू सुल्तान के दादा से मिली थी। टीपू सुल्तान के दादा का नाम था फात मोहम्मद। फात मोहम्मद जो थे, जो हैदर अली के फादर थे, पिता थे, वो जनरल थे, मैसूर में एक कमांडर थे और 50 सैनिकों के वो हेड थे। वो इस तरह की रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल करते थे जो कि साइन और अलार्म के लिए किया जाता है। वो सिर्फ आवाज और रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। टीपू सुल्तान ने अपने दादा की टेक्नोलॉजी को थोड़ा अपग्रेड किया। आपकी स्क्रीन पर ये है वो टीपू सुल्तान का रॉकेट जो उसको अपग्रेड करके टीपू सुल्तान ने बनाया था। आज जो हम वो 100-150 वाला रॉकेट दिवाली या शब बारात में छोड़ते हैं, ये ठीक वैसा ही दिखता है, लेकिन बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी थी। इसके अंदर बारूद और इस रॉकेट के चारों तरफ छोटी छोटी तलवार या चाकू धारदार बांध दिए जाते थे और जब पीछे से इसमें आग लगाते थे टीपू सुल्तान की फौज या टीपू सुल्तान, तो ये दंदनाती हुई 1 किलोमीटर दूर जाकर अपने दुश्मन के ऊपर गिरती थी और जब वो फटती थी तो उसमें जो तलवार और चाकू होते थे धारदार, वो घूमने लगते थे और दुश्मनों को घायल करती थी। और जब यह भारी मात्रा में दागी जाती थी तो दुश्मन अंग्रेज पागल हो जाते थे। इस तरह से रॉकेट बनाकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। दोस्तों, टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे क्यों? इसके पीछे एक कहानी है। टीपू सुल्तान शिकार करने के लिए अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में मौजूद थे कि सामने से एक चीता आ जाता है और चीता जब आता है तो टीपू सुल्तान के हाथ में बंदूक जो थी उनकी वो लॉक हो जाती है, वो चलती नहीं है और जब टाइगर हमला करता है तो वो बंदूक उनके हाथ से गिर जाती है और काफी दूर गिरती है। ऐसे में हिम्मत करके शेर को, टाइगर को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करते हुए हिम्मत करके उन्होंने बंदूक उठाई और अपनी और अपने दोस्त की जान बचाते हुए उस टाइगर को गोली मार दी। इसके बाद उनका नाम मैसूर का टाइगर पड़ गया। अगर आप इस रिपोर्ट को यहां तक देख रहे हैं तो यकीन कीजिए आपका 1 सेकंड भी बेकार नहीं हुआ होगा, ना आगे होगा। मैं ऐसी ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा, अब इस चैनल पर
हम मिडिल ईस्ट की खबरें भी दिया करेंगे। लिहाजा अगर आपको खबरों में भी इंटरेस्ट है तो रज़ाग्राफी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बता दूं कि अब मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट इस चैनल पर भी आएगी। ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस पर सब कुछ आने वाला है। सब कुछ अनस्क्रिप्टेड ही आएगा क्योंकि हमारी खबरें भी अनस्क्रिप्टेड होती हैं। दोस्तों 1782 में टीपू के पिता की मौत के बाद 1783 में अंग्रेजों ने कोयम्बटूर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1784 में टीपू सुल्तान ने फिर से अंग्रेजों की नाक में दम करते हुए मैंगलोर वापस ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू के बीच बातचीत हुई और 1784 में ये जंग पूरी तरह से खत्म हुई। उनकी सेना की साप्ताहिक बुलेटिन यानी उनके फौज की खबर के लिए एक अखबार बनाया गया टीपू सुल्तान के द्वारा, जिसका नाम था जामे जहानुमा। 1823 में ये शुरू की। ये एक उर्दू का अखबार था। टीपू सुल्तान की जो तलवार है उसका वजन 7 किलो 400 ग्राम है। आज के समय एकदम ये लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। 18वीं सदी की टीपू सुल्तान की तलवार लंदन में पिछले महीने नीलाम करवाई गई है, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए है। 140 करोड़ में ये तलवार बिकी है। टीपू सुल्तान की तलवार की खासियत यह है कि उनके तलवार के हत्थे पर सोने से आयतें लिखी थी, जो सोने की आयतें उभरी हुई थी। टीपू सुल्तान सिंपल खाना, सिंपल पीना और सिंपल पहनना पसंद करते थे। टीपू सुल्तान का कद उनके वालिद साहब से भी काफ़ी कम था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो कम हाइट के थे। साथ में वो स्पेशल कुछ नहीं पहनते थे। साथ में वो पालकी जो कंधे पर बैठकर जो लोग उठाते हैं, उस टाइम की वो गाड़ी हुआ करती थी, तो वो इसको इग्नोर करते थे। अपने साथियों से भी कहते थे कि सिंपल रहो और ये पालकी का इस्तेमाल मत करो। उनको शौक था घुड़सवारी का। वो घोड़े पर ही अक्सर नजर आते थे। टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम एकता में सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। सुल्तान होने के बावजूद क्या आप कभी सोच सकते हैं, टीपू सुल्तान अपने हाथ में सोने की एक अंगूठी पहना करते थे जिस पर श्री राम का नाम लिखा हुआ करता था। आज भी ये ब्रिटेन के म्यूजियम में बताया जाता है, वो अंगूठी मौजूद है, जिसे जब टीपू सुल्तान को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो अंग्रेज कमांडर ने खुद उनकी उंगली से उतारा था। दोस्तों अंग्रेजी कमांडर जो उस वक्त टीपू सुल्तान से लड़ने और मरने के लिए तैयार था और टीपू सुल्तान के किले पर कब्जा करने के लिए अपनी लगभग 6 से 7 हजार फौज लेकर पहुंचा था। आपको बता दूं उस कमांडर का नाम हैरिस था। उस कमांडर ने अपने किताब द लाइफ ऑफ हैरिस में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने सेरिंगापट्टनम के किले पर, टीपू सुल्तान के किले पर तोप से हमला किया और यह हमला हमने सब कुछ प्लान तब किया जब टीपू सुल्तान के ही लोगों में हमने कई लोगों को अपनी तरफ पैसा देकर, नोट देकर खरीद लिया था। गद्दारी के चलते हुए यह सारी प्लानिंग की गई। बताया गया कि सेरिंगापट्टनम यानी जब टीपू सुल्तान के किले पर हमला किया गया तो ये पूरी प्लानिंग के तहत और सैनिक छुप कर रहे थे। अंग्रेज सेनाओं ने पहाड़ियों के पीछे खुद को छुपा लिया था। दोस्तों पूरी रिसर्च के साथ आपको बता रहा हूं। 3 मई 1799 का वो दिन था कि अंग्रेजी कमांडर हैरिस ने 7000 का लश्कर लेकर तोप का गोला टीपू सुल्तान के किले की दीवार पर दागा, जिससे दीवार थोड़ी सी टूट गई। दीवार के अंदर छोटा सा छेद हुआ, इतना छोटा छेद कि उसके अंदर एक व्यक्ति घुस नहीं सकता था। लेकिन हैरिस बताता है, कमांडर हैरिस, कि अगर हम उसके अंदर घुसपैठ ना करते या हमला ना करते और आगे ना बढ़ते तो हमारे सैनिक भूख प्यास से मर जाते, क्योंकि हमारे पास पीछे जाने का रास्ता नहीं था। टीपू सुल्तान के करीबी मीर सादिक को भी अंग्रेजों ने खरीद लिया था। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। जैसे ही हमला करने का वक्त आया, टीपू सुल्तान के करीबी मीर सादिक ने अपने टीपू सुल्तान के तमाम सैनिकों को किले के दूसरी तरफ सैलरी यानी तनख्वाह देने के बहाने बुला लिया था। वहां पर कुछ कहा सुनी जानबूझकर क्रिएट की गई और इस वक्त पूरी तरह से अंग्रेजों को मौका दे दिया गया था कि अब आप हमला कर सकते हैं। टीपू सुल्तान के सैनिक सैलरी की लालच में दूसरी तरफ गए। इधर से अंग्रेजों ने तोप का हमला किया।
जब हमला हुआ तो इस तोप के हमले में टीपू सुल्तान के बेहद करीबी और बहुत वफादार कमांडर सैयद गफ्फार की इस हमले में मौत हो जाती है। अब जैसे ही टीपू सुल्तान के करीबी कमांडर, वफादार कमांडर की शहादत हुई, तुरंत गद्दार सैनिकों ने, टीपू सुल्तान के गद्दार सैनिकों ने सफेद रुमाल अंग्रेजों को दिखाकर यह साइन दे दिया कि अब रास्ता साफ है, जिसके बाद अंग्रेजों ने तुरंत किले की तरफ घुसपैठ करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी आपको बता रहा हूं। इसके बाद सैनिकों से सीधा टकराव हुआ। टीपू सुल्तान के वफादार सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया। एक वक्त ऐसा आया कि लगने लगा कि टीपू सुल्तान के सैनिक अब टूट चुके हैं। टीपू सुल्तान को यह खबर चली। टीपू सुल्तान पैदल हाथ में तलवार लेकर एक आम सैनिक की तरह लड़ने लगे, लेकिन किसी अंग्रेज को नहीं पता था कि यह लड़ने वाला नौजवान टीपू सुल्तान है। बिल्कुल सादे लिबास में और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में वो लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, तब वो वापस गए, घोड़े पर सवार हुए और फिर एक शहंशाह की तरह अंग्रेजों से लड़ने लगे। दोस्तों, इसी दौरान टीपू सुल्तान के सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा, क्योंकि अंग्रेज अपनी किताब में कहता है कि जब टीपू सुल्तान को हम देख भी नहीं पा रहे थे, हमने पहचाना भी नहीं था, टीपू सुल्तान के पास एक बेहतरीन ऑप्शन था कि वो वहां से भाग सकते थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा और टीपू सुल्तान लड़ते रहे। हाल ये हो गया कि हम पूरी तरह से टीपू सुल्तान के आसपास ही सैनिकों के लाशों के ढेरों को लगाकर टीपू सुल्तान के सैनिकों का कत्लेआम कर चुके थे। अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है कि टीपू सुल्तान का करीबी भी मारा गया और उनका पर्सनल बॉडीगार्ड भी मारा गया। ऐसे में टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे तो किसी अंग्रेजी सैनिक ने टीपू सुल्तान की पीठ पर गोली चलाई, जो उनके सीने से बाहर निकल गई। बस इसके बाद टीपू सुल्तान के घोड़े को गोली मारी गई और टीपू सुल्तान ठीक जमीन पर आ गिरे, पूरी तरह से घायल अवस्था में थे। टीपू सुल्तान के सलाहकार भी वहीं पर घायल पड़े थे। टीपू सुल्तान के सलाहकार ने टीपू सुल्तान से कहा कि अगर आप अपनी पहचान अंग्रेजों को बता देंगे तो ये आपको मारेंगे नहीं, गिरफ्तार करेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और सामने से अचानक 3-4 सैनिक और कमांडर वहां पर अंग्रेजी पहुंचे। उन्होंने टीपू सुल्तान के हाथ में जो पड़ी हुई तलवार थी, उसके हत्थे पर जो सोने से गुदी हुई आयत थी, उसको देखकर लालच में उठाने की कोशिश करी, लेकिन टीपू सुल्तान ने उस तलवार को उठाकर उसी वक्त 2 अंग्रेजों को ढेर कर दिया। टीपू सुल्तान के जिस्म पर 3 गहरे जख्म थे। एक गोली का जख्म था, माथे पे तलवार का जख्म था और एक पीठ पर तलवार का जख्म बताया जाता है। दोस्तों, 2 अंग्रेजी सैनिकों को कत्ल करने के बाद सामने से एक अंग्रेज ने अचानक से तलवार उठाई और टीपू सुल्तान के सीने पर और गर्दन पर वार करके टीपू सुल्तान को बिल्कुल बेकार कर दिया। दोस्तों, यही वो वार था जिस वार पर टीपू सुल्तान खत्म हो गए। टीपू सुल्तान ने गिरफ्तार होना गवारा नहीं समझा, मौत को चुना, शहादत को चुना। ये थे टीपू सुल्तान। 4 मई 1799 का वो काला दिन था जब टीपू सुल्तान की शहादत हो गई। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों को पता चला कि अच्छा ये टीपू सुल्तान है, क्योंकि जब टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए तब भी अंग्रेजों को पता नहीं था। महल में वो टीपू सुल्तान को ढूंढ रहे थे, लेकिन टीपू सुल्तान उनके हाथ नहीं आए। काफी घंटों के बाद उनके किसी परिजन ने बताया कि टीपू सुल्तान की जो सवारी है वो सहन में एक जगह पड़ी है। जब वहां आके देखा तब शक हुआ, ये जो शख्स है यही शायद टीपू सुल्तान है। किसी करीबी ने बताया, पहचान की कि हाँ यही टीपू सुल्तान है हमारे, जो इस वक्त मौत की आगोश में सो रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद उनके जिस्म से अंगूठी उतारी गई। जो लूट सकते थे अंग्रेज लूट कर ले गए, लेकिन ऐसी उनकी लाइब्रेरी में लाखों किताबें थी जहां पर अंग्रेज नहीं पहुंच पाए। उनकी बहुत सारी ऐसे टीपू सुल्तान की तोप थी जो अंग्रेजों के हत्थे नहीं लगी, लेकिन कहा जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि कुछ रॉकेट जो टीपू सुल्तान के थे वो अंग्रेजों का हाथ लगे। इसी तरह से रॉकेट की टेक्नोलॉजी ब्रिटेन के पास चली गई। आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रॉकेट जो टीपू सुल्तान के हैं वो मौजूद हैं। आज भी खुदाई में भारत में कई अलग अलग जगहों से टीपू सुल्तान के रॉकेट जमीन के अंदर से निकलते हैं और पाए गए हैं। दोस्तों, मंजर यह था कि जब टीपू सुल्तान का रात को जनाजा निकला तो वो रात इतनी काली थी कि रात होने से पहले एक तूफान आया। ये इतिहास में लिखा हुआ है, तूफान आया। अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है
कि तूफान आया और उस तूफान ने 2 अंग्रेजों को खत्म कर दिया। तूफान के लपेटे में 2 अंग्रेज मारे गए और सैकड़ों अंग्रेज बुरी तरह से घायल हुए। तूफान रुकने के बाद उनका जनाजा निकलता है। जनाजे में उनके बच्चे शामिल थे, सैनिक शामिल थे और कुछ करीबी शामिल थे। उनका जनाजा इस शान से निकल रहा था कि पूरे मैसूर की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, यकीन कीजिए अंग्रेज लिखता है अपनी कलम से किताब के अंदर कि लोग उनके सम्मान में हाथ जोड़कर जमीन पर लेटे हुए थे और जोर जोर से आवाज के साथ रो रहे थे। उनकी मौत, उनके जनाजे के बाद, उनको दफनाने के बाद टीपू सुल्तान के परिजनों ने 5000 रुपये उनके मौत में आए हुए, उनकी मोहब्बत में आए हुए लोगों में बांटा। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान का जिस दिन निधन हुआ, जिस दिन शहादत हुई, सुबह ही वो बेचैन थे। जी हां, बेचैन थे। वो कभी जानेमाज पर नजर आते थे, कभी वो अपने करीबियों के बीच नजर आते थे, क्योंकि उनके जो सलाहकार थे और ऐसे वो लोग थे जो फ्यूचर बताते हैं, जो भविष्य बताते हैं, जिसे आप अपनी जबान में मौलवी, मुल्ला भी कह सकते हैं, जो बताते हैं कि आज के दिन आपके लिए सही नहीं है। उन लोगों ने कहा था कि आप सुल्तान आज के दिन अपनी सेना के बीच रहिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा, आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सदका दीजिए। और टीपू सुल्तान ने उसी दिन कई सारे हिंदुओं को, कई सारे पंडित और ब्राह्मणों को, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मणों को हमेशा से दिया जाता था, टीपू सुल्तान ने बहुत सारी चीजें गिफ्ट करी। 200 रुपये ब्राह्मणों को अलग से दिए और साथ में तेल, शहद और कई तरह की चीजें अंग्रेजी इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने दी। गरीब मुसलमानों को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया, तमाम सदके उन्होंने दिए। लेकिन शाम होते होते, दोपहर के बाद का वक्त निकलते निकलते अंग्रेजों से सामना करना पड़ा, जिसके बाद की सारी कहानी आपको मालूम है। दोस्तों, आज बड़ी आसानी से मुसलमानों को गद्दार कह दिया जाता है और टीपू सुल्तान को गालियां दी जाती हैं, लेकिन याद रखिए, किसी का इतिहास बिगाड़ने से इतिहास नहीं बिगड़ता। आज जो टीपू सुल्तान को गलत वर्ड बोलते हैं, गलत जुमले बोलते हैं, वो इस बात का ऐलान करते हैं कि वो अंग्रेजों के गुलाम हैं और अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं। सुल्तान टीपू सुल्तान हमेशा इस देश के लिए सुल्तान रहेंगे और टीपू सुल्तान का नाम तो अंग्रेज नहीं मिटा पाए, किसी का बाप क्या मिटाएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।